आप सब विजडम ट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो दिल्ली के परमानंद इलाके में वो स्थित है, उनका संचालन मिस्टर रंजीत कुमार करते हैं। ये उनका प्रयास है कि भारत में अच्छी शिक्षा व्यवस्था और भारतीयता को बेहतर रूप से समझने के लिए हम भारत की उन लोगों को जाने जिन लोगों ने भारत निर्माण में अपनी खून पसीना सारा एक कर दिए थे। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि वैसे ही महापुरुष डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानें, और हमारी ये प्रयास है कि ये शिक्षा और संस्कार की जो पद्धति है वो भारतीय समाज में वैसे ही ज़िंदा रहे जैसे कल, आज और आगे आने वाले समय में रहेगा। तो विजडम ट्री के इस मुहिम से आप सब जुड़ें, और ख़ासकर अभिभावक और टीचर इस चीज़ों से ज़रूर जुड़ें, माताएं और बहनें इसे ज़रूर सुनें, ताकि उनके बच्चे आगे आने वाले समय में काफ़ी बेहतर करें और विजडम ट्री का हिस्सा बन सके, ताकि भारत में बौद्धिक संपदा के साथ साथ व्यवहारिक संपदा और साथ में ही एक ऐसा मानव का निर्माण हो जिसमें मानवता के गुण और व्यवहार वैसे ही परिलक्षित हों जैसे परमात्मा और भगवान चाहता है। इन्हीं भावनाओं के साथ इस प्रयास को, इस मुहिम को आप सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो हमारी आप सबसे निवेदन है कि आप लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानें कि किस तरीके से उन्होंने रामेश्वरम से अग्नि परीक्षा तक की यात्रा को सफल बनाया, और उनके इस कहानी के माध्यम से अपने जीवन प्रसंग में उनके हिस्से का किया हुआ भारत निर्माण में योगदान आप सब भी दें और उनके जीवन से सीखें। तो चलिए आज हम लोग सुनते हैं उनके बारे में। नमस्कार और स्वागत है। आज हम जिनकी कहानी में गहरे उतर रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक ऐसा नाम जो भारत की इच्छा शक्ति और कामयाबी का प्रतीक बन गया है। बिल्कुल। हमारे पास उनकी आत्मकथा अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर के कुछ हिस्से हैं। इनके सहारे हम देखेंगे कि रामेश्वरम के एक छोटे से कस्बे का लड़का कैसे भारत के सबसे अहम रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों का चेहरा बन गया। हाँ। क्या थे वो मोड़, वो लोग, कौन सी मुश्किलें थी जिन्होंने डॉक्टर कलाम को वो बनाया जो वो बने। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस भारत की भी कहानी है जो आजादी के बाद अपनी तकनीक, अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होने की जद्दोजहद कर रहा था। डॉक्टर कलाम की यात्रा इसी बड़े संघर्ष का एक तरह से आईना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, डॉक्टर कलाम के जीवन की परतों को खोलते हैं। चलिए। तो डॉक्टर कलाम का जन्म हुआ 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में, एक साधारण तमिल मुस्लिम परिवार में। जी। पिता जैनुल आब्दीन बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पर समझ गजब की थी और दिल बहुत बड़ा, दरिया दिली थी। माँ आशियम्मा उनकी आदर्श साथी थीं। कहते उनके घर पर घर वालों से ज्यादा बाहर वाले खाना खाते थे। हाँ हाँ बिल्कुल। और कलाम साहब खुद लिखते हैं कि बचपन भौतिक और भावनात्मक रूप से बहुत महफूज था। हाँ। और उनके पिता का आध्यात्मिक नजरिया बहुत गहरा था। वो मानते थे कि प्रार्थना आत्माओं को जोड़ती है, इसमें दौलत, उम्र, जात पात का कोई भेद नहीं होता। अच्छा। और मुश्किल आध्यात्मिक बातें भी वो आसान तमिल में समझा देते थे। और कमाल की बात देखिए, रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री उनके गहरे दोस्त थे। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में घंटों आध्यात्मिक चर्चा करते थे। ये उस जमाने की जो सामाजिक समरसता थी उसका कितना बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा वो स्कूल वाला किस्सा भी है। एक नए टीचर आए थे स्कूल में। हाँ, उन्होंने कलाम साहब को, जो टोपी पहनते थे, उनके ब्राह्मण दोस्त रामानंद शास्त्री के पास से उठाकर पीछे बिठा दिया। रामानंद रोने लगे थे। बाद में रामानंद के पिता, वही पुजारी लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने टीचर को बुलाया। अच्छा। और साफ कहा,
भाई मासूम बच्चों के मन में ये सामाजिक भेदभाव और नफरत का जहर मत घोलो, या तो माफी मांगो या स्कूल छोड़ दो। अरे वाह, टीचर को ना सिर्फ माफी मांगनी पड़ी बल्कि उनमें सुधार भी आया। ये दिखाता है कि कैसे उस समय भी लोग मूल्यों के लिए खड़े होते थे। सही बात है। और ऐसा ही एक सबक मिला विज्ञान के टीचर शिवसुब्रमण्या अय्यर से। हाँ, उनका भी जिक्र है। वो सामाजिक बंधनों को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने कलाम को खाने पर बुलाया, पर उनकी पत्नी थोड़ी हिचकिचाई कि एक मुस्लिम लड़के को अपनी पवित्र रसोई में कैसे खिलाएं। ये उस समय की सच्चाई थी। तो अय्यर जी ने क्या किया, खुद खाना परोसा, कलाम के साथ बैठकर खाया। अच्छा। और अगली बार जब कलाम गए तो उनकी पत्नी ने खुद रसोई में ले जाकर खाना खिलाया। क्या बात है, मतलब बदलाव लाने के लिए खुद पहल करनी पड़ती है। ये अनुभव सामाजिक परिवर्तन की जरूरत और उसकी चुनौतियों को दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, बचपन पर दो और लोगों का भी गहरा असर पड़ा। एक थे उनके बहनोई अहमद जलालुद्दीन, करीब 15 साल बड़े थे। जलालुद्दीन। कम पढ़े लिखे थे पर हमेशा कलाम को पढ़ाई के लिए हौसला देते। उन्हें विज्ञान, साहित्य, दुनिया भर की बातें बताते। और दूसरे थे उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन। वो अकेले कस्बे में अखबार बांटते थे। जी। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब चलती ट्रेन से अखबार के बंडल फेंकने पड़े तो शमसुद्दीन ने कलाम को मदद के लिए रखा। ये कलाम साहब की पहली कमाई थी। हाँ, और उन्हें इस पर बड़ा गर्व था। वो कहते थे कि जलालुद्दीन और शमसुद्दीन की समझ किताबी नहीं बल्कि व्यावहारिक थी, जमीनी समझ थी। सही। और उनकी सोहबत ने, उनकी बाकों ने कलाम की रचनात्मकता को बहुत सींचा। तो ये सब शुरुआती तजुर्बे थे। पिता की ईमानदारी, माँ की दया, वो शिक्षकों के सबक, जलालुद्दीन और शमसुद्दीन का साथ, पहली कमाई का एहसास, इन सब ने मिलकर उनके किरदार की, उनके मूल्यों की नींव रखी। सच्चाई, अनुशासन, अच्छाई पर यकीन, मेहनत, जिज्ञासा। लेकिन फिर पढ़ाई के लिए रामेश्वरम छोड़ना पड़ा, रामनाथपुरम जाना पड़ा। हाँ, ये मुश्किल फैसला था। उनकी माँ बहुत दुखी थी। तब पिता ने खलील जिब्रान की पंक्तियां कहकर उन्हें समझाया, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वे जीवन की अपनी इच्छा के बेटे और बेटियां हैं। क्या बात है। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो, अपने विचार नहीं। बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। रामनाथपुरम में एक टीचर मिले, अय्यादुरई सोलोमन। उन्होंने सिखाया, यकीन के साथ तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। ये भी बड़ा मजबूत संदेश है। फिर वो त्रिची गए, सेंट जोसेफ कॉलेज बीएससी के लिए। हाँ, वहाँ फिजिक्स अच्छी लगी पर लगा कि ये उनका रास्ता नहीं है। असली दिलचस्पी इंजीनियरिंग में थी तो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT का सोचा। लेकिन MIT में दाखिला महंगा था। हाँ वही। तब उनकी बहन जोहरा ने अपने सोने के कंगन गिरवी रख दिए। ओह, ये कलाम के लिए बहुत भावुक पल था। उन्होंने तभी ठान लिया था कि अपनी कमाई से ये कंगन जरूर छुड़ाएंगे। MIT में उन्हें कमाल के प्रोफेसर मिले, प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर पेंडालाई, प्रोफेसर नरसिम्हा राव। इन लोगों ने उनकी सोच को तराशा। हाँ, और वो प्रोफेसर श्रीनिवासन वाला किस्सा। हाँ, वो एयरक्राफ्ट डिजाइन वाला डायरेक्टर थे वो। उन्होंने एक मुश्किल प्रोजेक्ट दिया और वक्त बहुत कम, कलाम पिछड़ रहे थे। प्रोफेसर ने कहा 3 दिन में काम पूरा करो वरना स्कॉलरशिप बंद। अरे बाप रे। कलाम ने रात दिन एक कर दिया, प्रोजेक्ट पूरा किया। प्रोफेसर उनके काम और लगन से बहुत प्रभावित हुए। बिल्कुल, ये अनुभव दिखाता है कि कैसे दबाव कभी कभी आपसे आपका बेहतरीन काम करवा लेता है। ये MIT का अनुभव उनके करियर में बहुत काम आया होगा। बहुत। ग्रेजुएशन के बाद 2 रास्ते थे, एयरफोर्स या रक्षा मंत्रालय का तकनीकी विभाग DTNP। एयर। और वो एयरफोर्स में जाना चाहते थे, पायलट बनना चाहते थे। हाँ। देहरादून में सिलेक्शन था, 25 उम्मीदवार थे, सीटें सिर्फ 8 थीं। वो 9वें नंबर पर आए। ओह, बस एक रैंक से रह गए। हाँ, चुन नहीं पाए। बहुत निराशा हुई। जाहिर है। इसी निराशा में वो ऋषिकेश गए। वहां स्वामी शिवानंद से मिले। अच्छा, स्वामी शिवानंद। स्वामी जी ने उन्हें समझाया, अपनी किस्मत को कबूल करो और आगे बढ़ो। शायद तुम पायलट बनने के लिए नहीं बने हो। ये नाकामी तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते पर ले जाने के लिए जरूरी थी। क्या बात है, बहुत बड़ी सीख थी ये। इस मुलाकात से उन्हें बहुत सुकून मिला और फिर उन्होंने DTNP एयर में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की नौकरी ज्वाइन कर ली। और यहीं से उनके वैज्ञानिक जीवन का कह सकते हैं एक नया अध्याय शुरू हुआ। बिल्कुल। तो DTD एंड PAR और फिर बैंगलोर के ADE मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में उन्हें एक स्वदेशी होवरक्राफ्ट्स बनाने वाली टीम को लीड करने का मौका मिला। हाँ, नंदी नाम था उसका। सही, नंदी। संसाधन कम थे, जानकारी भी सीमित थी, पर टीम ने जी जान लगा दी। और जानते हैं, उस जमाने के रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन ने उसमें उड़ान भी भरी। अच्छा।
ये तो बड़ी बात थी। हाँ, पर फिर कृष्ण मेनन हट गए और नंदी प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। ओह, कलाम को फिर निराशा हुई होगी। उन्हें लगा होगा कि हाँ, दायरे बहुत सीमित हैं। बिल्कुल। तभी उनकी मुलाकात हुई प्रोफेसर एमजी के मेनन से। वो तब टीएफआर के डायरेक्टर थे। उन्होंने नंदी में दिलचस्पी दिखाई और इसके ठीक बाद कलाम को INCOSPAR यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च से रॉकेट इंजीनियर के पद के लिए इंटरव्यू का बुलावा आ गया। क्या मोड़ था, मतलब होवरक्राफ्ट से सीधे रॉकेट इंजीनियरिंग। हाँ, इसके बाद वो 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए नासा गए। लैंगली, गोडार्ड, वॉलेप्स। नासा का अनुभव कैसा रहा? बहुत कुछ सीखा। वॉलॉप्स में उन्होंने एक पेंटिंग देखी। उसमें टीपू सुल्तान की फौज अंग्रेजों से रॉकेट से लड़ रही थी। उन्हें यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि नासा एक भारतीय को युद्ध रॉकेटरी का हीरा मान रहा है। हाँ, ये दिलचस्प बात है। और वहां उन्होंने काम करने के तरीके में भी कुछ फर्क महसूस किया होगा। हाँ, उन्होंने नोट किया कि अमेरिकी रवैया था, जो चीजें चोट पहुंचाती हैं वो सिखाती हैं, मतलब गलतियों से सीखो। जबकि अपने यहाँ कई बार अहंकार आड़े आ जाता है, लोग जूनियरों की सुनने को तैयार नहीं होते। सही बात है, ये एक अहम सीख थी। भारत लौटते ही 21 नवंबर 1963 को थुम्बा से भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ, नाइके अपाचे, जो नासा से मिला था। हाँ, ये ऐतिहासिक दिन था। कलाम उस वक्त रॉकेट इंटीग्रेशन और सेफ्टी देख रहे थे। ये डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में एक बड़ी शुरुआत थी। बिल्कुल, डॉक्टर साराभाई का सपना था भारत का अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV बनाना। उनका नेतृत्व कमाल का था। वो युवाओं पर बहुत भरोसा करते थे, उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां देते थे। उनका जोश सबको प्रेरित करता था। हाँ, उन्हीं की अगुवाई में रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम शुरू हुआ, जिससे स्वदेशी रॉकेट बनाने की नींव पड़ी। कलाम की भूमिका इसमें अहम थी, खासकर अलग अलग वैज्ञानिक उपकरणों मतलब पेलोड्स को रॉकेट से जोड़ने में। और इस दौरान मुश्किलें भी आई होंगी। हाँ, आई। एक जापानी वैज्ञानिक थे प्रोफेसर ओडा। उनके पेलोड के साथ टाइमर फेल हो गया। एक बार सोडियम एक्सपेरिमेंट में आग लग गई और उनके एक साथी सुधाकर ने बड़ी बहादुरी से उन्हें बचाया था। ओह, तो इन घटनाओं ने टीम वर्क और हिम्मत का महत्व सिखाया होगा। बिल्कुल। और इसी दौरान कलाम ने कंपोजिट मटेरियल्स में भी महारत हासिल की, जो आगे बहुत काम आई। फिर आया रेटो प्रोजेक्ट, रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ। हाँ, इसका मकसद था फाइटर प्लेन को छोटी हवाई पट्टी से उड़ने में मदद करना। इसमें उन्होंने ग्रुप कैप्टन VS नारायणन के साथ काम किया। हाँ, और यही उन्हें महसूस हुआ कि रक्षा अनुसंधान में बाहर से सामान मंगाने पर बहुत निर्भरता है। हाँ, और उनके एक युवा साथी जयचंद्र बाबू ने सुझाव दिया कि सरकारी खरीद के नियम बहुत सख्त है, इन्हें बदलने की जरूरत है ताकि स्वदेशीकरण हो सके। और कमाल की बात यह है कि डॉक्टर साराभाई ने यह बदलाव करने की इजाजत दे दी। हाँ, ये दिखाता है कि बड़े लीडर कैसे नियमों को बदलने से हिचकिचाते नहीं, अगर उससे काम बेहतर होता हो। 8 अक्टूबर 1972 को रेटो का सफल परीक्षण हुआ। इससे विदेशी मुद्रा बची और डॉक्टर साराभाई का विजन सही साबित हुआ। रेटो की यह सफलता महत्वपूर्ण थी, लेकिन कलाम का ध्यान अब एक और बड़े सपने पर था, SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हाँ, पर उसमें भी अपनी चुनौतियां थीं। उन्हें SLV के चौथे चरण, जिसे एपोजी मोटर कहते हैं, उसे डिजाइन करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली। फ्रांस के साथ मिलकर इसे बनाने की कोशिश हुई थी ना। हाँ, पर वो फ्रांसीसी कार्यक्रम ही रद्द हो गया, तो निराशा हुई। पर कलाम ने फिर रेटो पर ध्यान लगाए रखा। और फिर दिसंबर 1971 में एक बहुत बड़ा झटका लगा। डॉक्टर साराभाई का अचानक देहांत हो गया। हाँ, ये बहुत दुखद था। पूरे स्पेस प्रोग्राम के लिए बड़ा नुकसान था। प्रोफेसर सतीश धवन ने फिर इसरो की कमान संभाली। जी, और थुम्बा वाले सेंटर का नाम बदलकर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC कर दिया गया। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश इसके पहले डायरेक्टर बने, जो जाने माने मेटलर्जिस्ट थे। और यहीं पर कलाम को SLV-3 का प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, कई सेंटर इसमें शामिल थे, मतलब एक विशाल टीम। बिल्कुल। कलाम ने एक बेहतरीन टीम बनाई, जिसमें खुला संवाद, एक दूसरे का सम्मान और धैर्य पर जोर था। टीम ने रात दिन मेहनत की। हाँ, और इसी दौरान कलाम ने व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत कुछ खोया। उनके बहनोई जलालुद्दीन, पिता और फिर माँ का देहांत हुआ, लेकिन वो काम में जुटे रहे। इसी बीच आधुनिक रॉकेट विज्ञान के पितामह कहे जाने वाले वर्नर वॉन ब्रॉन VSSC आए थे। ओहो, वॉन ब्रॉन। हाँ, उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कलाम और उनकी टीम से कहा,
रॉकेटरी को अपना धर्म, अपना मिशन बनाओ, ये बहुत प्रेरणादायक था। बिल्कुल। और कलाम ने यहाँ फ्लो की स्थिति महसूस की, मतलब काम में इतना डूब जाना कि समय का पता ही ना चले। हाँ, वो पूरी तरह तल्लीन हो जाते थे। लेकिन फिर आया 10 अगस्त 1979, SLV-3 का पहला परीक्षण। और वो फेल हो गया। हाँ, लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही रॉकेट कंट्रोल से बाहर होकर समंदर में जा गिरा। बाद में पता चला कि दूसरे स्टेज के कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी थी। कलाम बुरी तरह टूट गए थे। ये बहुत बड़ा झटका रहा होगा पूरी टीम के लिए। बहुत। तब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने उन्हें संभाला, पूरी टीम को इकट्ठा किया। कलाम ने मिशन डायरेक्टर के तौर पर नाकामी की पूरी जिम्मेदारी ली। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर धवन ने उनका बचाव किया था ना? हाँ, प्रोफेसर धवन ने कहा, हम फेल हुए हैं पर मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है, अगली बार हम जरूर कामयाब होंगे। उन्होंने कलाम से निजी तौर पर कहा, मैं तुम्हें ऑर्बिट में पहुंचाऊंगा। क्या बात है। ये होता है लीडरशिप का सपोर्ट। बिल्कुल। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश रिटायर हुए, पर उनकी सलाह कलाम के साथ रही, पहाड़ पर संतुलन बनाकर चढ़ो। और आखिरकार वो दिन आया, 18 जुलाई 1980। SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। वाह, भारत के लिए ऐतिहासिक पल था ये, पूरे देश की जीत थी। इस कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे मुलाकात की। 1981 में उन्हें पद्म भूषण मिला। लेकिन VSSC में कुछ सीनियर साथियों में थोड़ी जलन भी महसूस हुई उन्हें। लगा कि मीडिया का सारा ध्यान कलाम पर है। हाँ, शायद इसी वजह से कलाम को लगा कि अब कुछ नया करने का वक्त है, बदलाव का समय है। और मौका जल्दी आ गया। प्रोफेसर राजा रमन्ना, जो उस वक्त रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे, हाँ, उन्होंने कलाम को हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला मतलब DRDL ज्वाइन करने और गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम GMDP का नेतृत्व करने का न्योता दिया। अच्छा, तो स्पेस से मिसाइल की दुनिया में। हाँ, बिल्कुल। फरवरी 1982 में कलाम इसरो से DRDO आ गया। DRDL में उस वक्त माहौल कैसा था? थोड़ा निराशाजनक था, क्योंकि वहां डेविल नाम का एक मिसाइल प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था। टीम का मनोबल गिरा हुआ था। कलाम ने टीम का हौसला बढ़ाने पर ध्यान दिया और उन्होंने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना बनाई, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP। इसमें एक साथ 5 मिसाइलें बनाने का प्रस्ताव था। हाँ, पृथ्वी जमीन से जमीन, त्रिशूल कम दूरी जमीन से हवा, आकाश मध्यम दूरी जमीन से हवा, नाग एंटी टैंक और अग्नि जो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था। ये बहुत बड़ी सोच थी। उस समय के रक्षा मंत्री R वेंकटरमण ने चुनौती दी, अलग अलग क्यों, 5 मिसाइलें एक साथ क्यों नहीं बना सकते? अच्छा, हाँ, तो उन्होंने चुनौती स्वीकार की। हाँ, कलाम और डॉक्टर VS अरुणाचलम, जो रमना के बाद वैज्ञानिक सलाहकार बने थे, उन्होंने रात भर काम करके एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाया और सरकार ने उसे मंजूरी दे दी। हाँ, और जानते हैं कितना बजट मिला? करीब 388 करोड़ रुपए, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी अभूतपूर्व रकम थी। IGMDP आधिकारिक तौर पर 27 जुलाई 1983 को लॉन्च हुआ। वाह, ये तो सरकार का बहुत बड़ा भरोसा था। इस विशाल प्रोग्राम की कामयाबी के लिए सही टीम लीडर चुनना बहुत जरूरी रहा होगा। बिल्कुल, कलाम ने बहुत सोच समझकर लीडर्स चुने। कर्नल VJ सुंदरम पृथ्वी, कमोडोर SR मोहन त्रिशूल, RN अग्रवाल अग्नि, प्रहलाद आकाश और NR अय्यर नाग। उन्होंने ऐसे लोग चुने जो लक्ष्य देख सके, टीम को साथ लेकर चल सके और नाकामी झेल सकें। और उन्होंने एक विज्ञान परिषद भी बनाई थी ना? हाँ, जहां सारे वैज्ञानिक नियमित रूप से मिलते थे, खुलकर बात करते थे। पद नहीं, काम महत्वपूर्ण था। मिसाइल टेस्टिंग के लिए भी तो नई जगहें बनानी पड़ी होंगी। हाँ, हैदराबाद के पास इमारत कांछा में रिसर्च सेंटर इमारत RCI बनाया गया। वो एक बंजर जमीन थी, उसे एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर में बदलना था। टीम ने ये कर दिखाया। और टेस्टिंग के लिए? उसके लिए उड़ीसा के चांदीपुर में अंतरिम परीक्षण रेंज ITR स्थापित की गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी दोनों ने इस प्रोग्राम को पूरा समर्थन दिया। हाँ, और करीब 300 युवा इंजीनियरों को भर्ती किया गया, जिससे DIDL में जैसे नई जान आ गई। कलाम हमेशा लक्ष्य तय करने, पॉजिटिव सोचने, विजुअलाइज करने और विश्वास रखने पर जोर देते थे। IGMDP का पहला सफल परीक्षण कब हुआ? 16 सितंबर 1985 को, त्रिशूल मिसाइल का। अच्छा, फिर आई पृथ्वी की बारी।
इसके लिए देश में ही लिक्विड प्रोपल्शन इंजन बनाया गया, ये अपने आप में बड़ी कामयाबी थी। और पृथ्वी का लॉन्च? 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी का सफल लॉन्च हुआ। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो गाइडेड मिसाइल बना सकते थे। यह आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। इस सफलता से पड़ोसी देशों और पश्चिमी देशों में जरूर हलचल मची होगी। बिल्कुल मची। अमेरिका की अगुवाई में 7 देशों ने मिलकर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR के तहत भारत पर टेक्नोलॉजी बैन लगा दिया। इससे जरूरी पुर्जे मिलना मुश्किल हो गया। लेकिन इसका असर क्या हुआ? क्या भारत रुका? नहीं, बल्कि इससे भारत का इरादा और मजबूत हो गया। आत्मनिर्भर बनने का संकल्प और पक्का हो गया। अब बारी थी अग्नि की, कलाम का सपना। हाँ, अग्नि। ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था। मकसद था री एंट्री जैसी मुश्किल तकनीक में महारत हासिल करना। इसमें देश भर के संसाधन लगे। DRDO लैब्स, इंडस्ट्री, शिक्षण संस्थान, 500 से ज्यादा वैज्ञानिकों की टीम ने इस पर काम किया। और इसका पहला लॉन्च अप्रैल 1989 में पहला लॉन्च तय समय से ठीक पहले रोकना पड़ा। तकनीकी खराबी थी, मीडिया में मजाक भी उड़ा। मई में दूसरी कोशिश भी नाकाम रही। ओह, ये तो बहुत निराशाजनक रहा होगा। दबाव बहुत बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। कलाम ने टीम को अपनी SLV-3 की नाकामी की कहानी सुनाई, हौसला बढ़ाया। और फिर आखिरकार 22 मई 1989 को अग्नि का सफल प्रक्षेपण हुआ। वाह, ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। इसने दिखा दिया कि भारत लंबी दूरी की मिसाइलें बना सकता है और री एंट्री तकनीक में सक्षम है। मतलब एक तरह से निवारक क्षमता, डिटरेंस हासिल करने जैसा था। बिल्कुल। 1990 में कलाम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद नाग, दागो और भूल जाओ एंटी टैंक मिसाइल और आकाश रैमजेट इंजन वाली मिसाइलों के भी सफल परीक्षण हुए। 60 साल की उम्र में कलाम रिटायर होने का सोच रहे थे, स्कूल खोलने का। हाँ, वो वंचित बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का सोच रहे थे, पर सरकार ने उन्हें सेवा में बने रहने को कहा। इसी दौरान उन्होंने अपनी यादें लिखने का फैसला किया, जो अग्नि की उड़ान के रूप में सामने आई। और कलाम हमेशा कहते थे कि IGMDP की सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ मिसाइलें बनाना नहीं थी। हाँ, वो कहते थे कि असली कामयाबी थी बेहतरीन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीमों का निर्माण करना। बिल्कुल, उन्होंने ऐसा माहौल बनाया जहां लोग नया सोचने और जोखिम उठाने से डरते नहीं थे। टीम वर्क, साफ लक्ष्य और एक दूसरे पर निर्भरता, यही उनकी सफलता का राज था। उनका मैनेजमेंट का तरीका पद पर नहीं, काम पर आधारित था, प्रदर्शन पर। तो ये थी डॉक्टर कलाम की यात्रा की एक झलक, एक साधारण शुरुआत से असाधारण ऊंचाई तक। हमने देखा कि कैसे गुरुओं का मार्गदर्शन, नाकामियों से सीखने की हिम्मत, टीम बनाने की कला और आत्मनिर्भर भारत के सपने ने उन्हें राह दिखाई। बिल्कुल, उनकी अपनी सोच जिसमें आध्यात्मिकता, कड़ी मेहनत, विश्वास, ईमानदारी शामिल है, वो उनके काम और भारत के स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी से गहराई से जुड़ी हुई है। वो फ्लो की अवस्था, काम के प्रति पूरी लगन उनके हर काम में दिखती है। उनका टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का नजरिया सिर्फ मशीनें बनाना नहीं था, बल्कि लोगों को सशक्त बनाना और देश को आत्मनिर्भर बनाना था। उनकी कहानी उम्मीद जगाती है, हौसला देती है और याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर कितनी क्षमता छिपी है। सही कहा। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। डॉक्टर कलाम ने बाहरी दबावों के सामने आत्मनिर्भरता और अपनी अंदरूनी ताकत पर बहुत जोर दिया। आज की दुनिया जो इतनी ज्यादा ग्लोबलाइज्ड है, जहां हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और सूचनाओं का इतना बोझ है इस दुनिया में, कलाम का ये संदेश कितना प्रासंगिक है। सोचने वाली बात है। 21वीं सदी में एक व्यक्ति या एक देश के लिए सच्ची आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है, इस पर सोचना जरूरी है। विजडम ट्री का ये प्रयास आप सब तक इसीलिए पहुंचाया जा रहा है कि आप उन महापुरुषों की योगदान को समझें और अपनी काबिलियत को पहचानें, ताकि उनकी सच्ची सेवा उनके पथ पे चलकर किया जा सके। ऐसी भारतीयता को जन्म देने का एक प्रयास और प्रयत्न विजडम ट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का है, जो मिस्टर रंजीत कुमार द्वारा संचालित किया जा रहा है। थैंक यू।